आज हम जिस चीज़ की बात करने लगे हैं उसको बोलते हैं रेटिकुलर साइट करेक्शन या रेटिकुलर साइट एडजस्टमेंट। तो रेटिकुलर साइट्स होते क्या हैं और उनकी एडजस्टमेंट हमें क्यों ज़रूरी करनी चाहिए, आज हम इन चीज़ों का तयन करेंगे। सबसे पहले रेटिकुलर साइट्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास प्रीकर्सर होते हैं आरबीसीज़ के, यानी कि जब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो से बनते हैं, तो बोन मैरो के अंदर हमारे पास जो स्टेप वाइज सेल्स बनते हैं जो कि बाद में मैच्योर होकर आरबीसीज बन जाते हैं, उनमें से एक रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। तो ब्लड आप लोगों को पता है कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है जिसके साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जाते हैं, और इन्हीं ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो वर्क करती है, ईच एंड एवरी सेल वर्क करता है। अब ब्लड जो है हमारे पास दो चीज़ों से मेनली मिलकर बना होता है, एक हमारे पास ब्लड के सेल्स होते हैं और दूसरा हमारे पास प्लाज्मा होता है। अब ब्लड के सेल्स जो से हैं उनमें हमारे पास डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। आरबीसीज कितने हैं ब्लड के अंदर, इस चीज़ को काउंट करने के लिए हम लोग हेमाटोक्रिट एक टर्म है उसको यूज़ करते हैं। वो परसेंटेज बताती है कि इतने परसेंट हमारे पास ब्लड के अंदर आरबीसीज मौजूद हैं। आमतौर पे हेमाटोक्रिट की वैल्यू 45% होती है। इस 45% के अंदर हमारे पास रेटिकुलर साइट्स भी मौजूद होते हैं। उनको हम लोग सेपरेटली नहीं देखते, बल्कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, बेबी आरबीसीज होते हैं जिनको हम रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं, वो भी इसी 45% के अंदर काउंट किए जाते हैं। उस टोटल के हमारे पास 1 से 2% रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। 1 to 2% रेटिकुलोसाइट्स आर प्रेजेंट इन 45% ऑफ हेमाटोक्रिट। नॉर्मली हमारे रेड ब्लड सेल के 1 से 2% होते हैं। अब जब हम लोग अनीमिया का कंसेप्ट लेते हैं, अनीमिया क्या होता है? अनीमिया के अंदर हमारे पास आरबीसीज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हेमाटोक्रिट वैल्यू 45 से कम हो जाती है। अब जब हेमाटोक्रिट वैल्यू कम होगी तो उसके साथ रेटिकुलोसाइट्स भी हमारे पास चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, इस चेंज को समझने की ज़रूरत है। देखिए, रेटिकुलोसाइट्स हैं जी इमेच्योर सेल्स। ये सेल्स कब ज़्यादा बनेंगे? जब हमारे पास जो मेच्योर सेल होंगे उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो हेमाटोक्रिट हमें क्या बता रहा होता है? हमें आरबीसीज की कंसंट्रेशन को बता रहा होता है। तो जब आरबीसीज की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेटिकुलोसाइट की कंसंट्रेशन आमतौर पर आम हालात में बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल आरबीसीज कम हो गए हैं तो हमारे पास मोर एंड मोर प्रोडक्शन होगी। बोन मैरो के ऊपर स्टिमुलस जाएगा, उनके अंदर स्टिमुलस के अंदर बहुत सारे हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं। जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है जो कि बोन मैरो को इनिशिएट करता है कि वो आरबीसीज की प्रोडक्शन को तेज़ करे। तो आरबीसीज डायरेक्टली थोड़ी बनेंगे, सबसे पहले रेटिकुलोसाइट बनेंगे। तो जब रेटिकुलोसाइट बनते हैं तो हमारे पास रेटिकुलोसाइट की कंसंट्रेशन 1 से 2% से बढ़ जानी चाहिए, 5, 6, 7, 8 की तरफ जानी चाहिए। तो जब हम रेटिकुलोसाइट की कंसंट्रेशन को एक्चुअली देखते हैं कि वो 4, 5, 6, 7 की तरफ जा रही है, तो हम कह देते हैं कि इस पर्सन को अनीमिया है, यानी कि इसका हमारे पास ब्लड के अंदर नॉर्मली जितने भी आरबीसीज हैं वो कम हैं, जिसकी वजह से रेटिकुलोसाइट बढ़ रहे हैं। एक और कंडीशन भी है मज़ेदार। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास हेमाटोक्रिट की वैल्यू तो कम होती है, उसके साथ ही हमारे पास रेटिकुलोसाइट की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। तो इस लॉजिक को समझाने के लिए हम लोगों ने अभी बात की कि जब रेटिकुलोसाइट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हम लोग कहेंगे कि बंदे को अनीमिया है। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर जैसे ही आरबीसी की कंसंट्रेशन कम होती है, उसी के साथ साथ हमारे पास रेटिकुलोसाइट की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि हमारे पास इनएडिक्वेट रेटिकुलोसाइट की प्रोडक्शन हो रही है। इनएडिक्वेट रेटिकुलोसाइट की प्रोडक्शन से क्या मुराद है? मतलब कि स्टिमुलस क्या, हेमाटोक्रिट की वैल्यू कम हुई, आरबीसी की वैल्यू कम हुई, तो मतलब यही है, एक ही बात है। तो जब कम हुई तो अब एरिथ्रोपोएटिन या कोई भी स्टिमुलाई जाएगा, बोन मैरो को कहेगा कि रेटिकुलोसाइट या सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की जाए। तो सेल की प्रोडक्शन होगी स्टार्ट, तो हमारे पास रेटिकुलोसाइट बढ़ने चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, रेटिकुलोसाइट नहीं बन रहे। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास बोन मैरो के अंदर डिफेक्ट आ गया है, या हमारे पास जो स्टिमुलाई हमारे पास स्टिमुलस लेकर आता था बोन मैरो को इनिशिएट करने के लिए, उस स्टिमुलस के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। तो इसीलिए हम लोगों ने अनीमिया को, जो हमारे पास नॉर्मोसाइटिक अनीमिया होता है, नॉर्मोसाइटिक अनीमिया क्या होता है? नॉर्मोसाइटिक अनीमिया वो होता है जिसके अंदर सेल की आरबीसी की शेप खराब ना हो। तो नॉर्मोसाइटिक अनीमिया के को हम लोगों ने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होता है हेमोलिटिक, जिसके अंदर हमारे पास आरबीसीज की कंसंट्रेशन इसलिए कम हो जाती है क्योंकि हमारे पास आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, उनकी तबाही हो रही होती है, उनका जो है वो मर रहे होते हैं किसी न किसी वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास रेटिकुलोसाइट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टिमुलस हमारे पास सही वर्क कर रहा होता है, प्रोडक्शन हाउस बोन मैरो भी सही तरीके से वर्क कर रहा होता है। जबकि दूसरी टाइप जो कि हमारे पास नॉन हेमोलिटिक है, उसके अंदर क्या होता है, स्टिमुलस के अंदर या तो प्रॉब्लम होगा, या तो एरिथ्रोपोएटिन सिस्टम खराब हो जाएगा, या प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर बोन मैरो के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, या हमारे पास आरबीसीज बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने दो कैटेगरीज के अंदर इस चीज़ को डिवाइड किया हुआ है। अब आता है रेटिकुलोसाइट करेक्शन का कंसेप्ट। रेटिकुलोसाइट करेक्शन का कंसेप्ट हमारे पास तब यूज़ होता है जब हम लोग एक्चुअली रेटिकुलोसाइट को देख रहे होते हैं कि ये इन एक्चुअल बड़े हैं या कम हुए। मिसाल के तौर पे हमारे पास हेमाटोक्रिट की वैल्यू मैंने आपको बताई 45% है, और उसके अंदर रेटिकुलोसाइट की उन्होंने एक्चुअली रेटिकुलोसाइट काउंट करके नहीं बताए होते, बल्कि रेटिकुलोसाइट की परसेंटेज बताई होती है कि उस 45 के अंदर 1% रेटिकुलोसाइट मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ कि हेमाटोक्रिट की वैल्यू 11 हो गई है, जो कि हमें पता चल रहा है कि आरबीसीज कम हो गए हैं जिसकी वजह से हेमाटोक्रिट कम हो गया, लेकिन साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि
रेटिकुलोसाइट 8% हो गए। अब क्या होगा कि हेमेटोक्रिट की वैल्यू 11 है, रेटिकुलोसाइट हमारे पास 8% है। देखने में आपको क्या लग रहा है कि रेटिकुलोसाइट बढ़ गए हैं, आमतौर पे वो 1% होते हैं, अब 8% हो गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास स्टिमुलस सही तरीके से काम कर रहा है, बोन मैरो हमारे पास सही तरीके से काम कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हीमोलाइटिक एनीमिया है। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। यहीं पे कंसेप्ट दिया गया रेटिकुलोसाइट करेक्शन का। इस बीमारी के अंदर जहाँ पे हेमेटोक्रिट की वैल्यू 11 थी, रेटिकुलोसाइट की वैल्यू 8% थी, हमारे पास बोन मैरो के अंदर डिफेक्ट था या स्टिमुलस के अंदर डिफेक्ट था जो कि इनिशिएट कर रहा था आरबीसीज की प्रोडक्शन को, एरिथ्रोपोइसिस को। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करके रेटिकुलोसाइट की एक्चुअल वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला है जी, हम लोग लिखते हैं जी करेक्शन ऑफ आरबीसीज इज इक्वल टू जितने भी हमारे पास परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक फ्रैक्शन के साथ जिसके अंदर हम लोग एक्चुअल हेमेटोक्रिट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हमारे पास नॉर्मल हेमेटोक्रिट वैल्यू के साथ। एक्चुअल हमारे पास जो रिपोर्ट के अंदर आई है, जो पेशेंट की आई है, वो 11% है और नॉर्मल जो हमारे पास है वो 45% होती है। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो आंसर 2% आता है। तो जनाब ये हो गया मसला हल हमारा। 2% रेटिकुलोसाइट का मतलब है कि हेमेटोक्रिट हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, उसके नतीजे में रेटिकुलोसाइट की कंसंट्रेशन 2% है। तो क्या ये हीमोलाइटिक एनीमिया होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। अब हम सोचेंगे कि बोन मैरो के अंदर प्रॉब्लम आई है या एरिथ्रोपोइटिक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आई है या आयरन के अंदर प्रॉब्लम आई है, तो हमारा फोकस जो है वो हीमोलाइटिक एनीमिया से हट के नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया की तरफ हो गया। तो इस तरह हम लोग करेक्शन करते हैं रेटिकुलोसाइट की और आप देखें डायग्नोस के अंदर कितना फ़र्क आ जाता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू हैव टू कंसीडर व्हेन डूइंग clinical job and diagnosis, etc. Thank you for your concentration and for your time.